हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है साक्षी और मैं स्वागत करती हूँ आपका साक्षी सीडीपी में। कोर्स 501 ब्लॉक 1 यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे। यूनिट 1 आज खलास हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हम पढ़ेंगे जेनेसिस ऑफ इंडियन एजुकेशन टुडे। अच्छा, मतलब हम जेनेसिस का मतलब ओरिजिन, कैसे उत्पत्ति हुई। देखिए, एक बात है, हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को हम ना दो भागों में डिवाइड कर लिया, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस बोले तो आज़ादी। अब हमें आज़ादी कब मिली? 1947 में। तो प्री इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे हम 1947 से पहले जितने भी आयोग आए, जितने भी चार्टर्ड एक्ट आए, जितनी भी पॉलिसीज आई, वो सब हम पढ़ेंगे प्री इंडिपेंडेंस में। पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम क्या पढ़ेंगे? आज़ादी के बाद 1947 के बाद जितने भी आयोग आए, जितने भी पॉलिसीज आई, जितने भी कमीशन हुए, वो सब हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में। ओके, यूनिट 1 में हमारा प्री इंडिपेंडेंस है, यूनिट 2 में हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस है। तो आज हम यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे। इसमें बताया मिशनरी स्कूल। अच्छा, ये मिशनरी वही स्कूल है, वो क्रिश्चियन वाले मॉन्टेसरी स्कूल। इनकी स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना हुई आफ्टर वैदिक पीरियड के बाद, ड्यूरिंग मिडेवल। मिडेवल बोले तो मध्यकालीन। अच्छा, आपको पता है ना, हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न। बोले तो प्राचीन इतिहास, मिडेवल बोले तो मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न बोले तो ये आधुनिक इतिहास। और जेम्स मिल ने नहीं किया था, जेम्स मिल ने 3 भागों में डिवाइड किया था। याद करिए कौन से थे? हिस्ट्री ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। ठीक है, तो जो ये है, जो हम बाकी पढ़ रहे हैं उसमें क्या, मिडेवल मतलब मध्यकालीन, जिसमें हमने दिल्ली सल्तनत वगैरह पढ़ी थी ना, वो सब मिडेवल में आता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है EIC। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, है ना, ट्रेड करने के बहाने आई थी, पर ट्रेडिंग के अलावा उन्होंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर लिया और फिर हमको ही गुलाम बना लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मिशनरी स्कूल की स्थापना करी इंडिया में। ठीक है, सबसे पहला 1813 में उन्होंने पहला चार्टर एक्ट दिया था, जिसमें 1 लाख रुपए ग्रांट किए गए थे पर ईयर एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लीजिएगा पहला चार्टर एक्ट कब आया था, तो 1813 में आया था। ठीक है, 1813 में। अच्छा, ये जो चार्टर्ड एक्ट है ना, ये 20 ईयर्स का होता है इनका। ठीक है, कि इनका रिन्यूअल होता है हर 20 साल बाद। तो इसका ना 1833 में होना था। ठीक है, दूसरा जो चार्टर्ड एक्ट आना था वो 1833 में आना था। अब उसको कहते हैं मैकाले मिनट्स। ठीक है, मैकाले मिनट्स क्या है? मैकाले, लॉर्ड मैकाले वहाँ पे थे ब्रिटिश में। उनको बोला गया था कि भाई आप जाइए और देखिए इंडिया की उसके बारे में, और हमें बताइए कि कैसे कैसे इंडिया में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले आए थे। इंडिया कब आए थे? 10 जून 1834 में। ठीक है, उन्होंने इंडिया को देखा, है ना, जो भी चीज़ थी, ढूंढा उंढा जो भी है, उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया। फिर उन्होंने बता दिया कि भैया इंडिया में तो एजुकेशन की स्थिति बहुत ख़राब है। अच्छा, पहले हमारे यहाँ नेटिव लैंग्वेज बोले तो मातृभाषा में क्या दी जाती थी? एजुकेशन। अब कौन सी मातृभाषा थी? हिंदी और अरबी थी ना उस समय, हिंदी और अरबिक। तो वो अगेंस्ट थे, तो वो कह रहे थे अगर बच्चों का उद्धार करना है ना, तो हिंदी और अरबी भाषा को आपको साइड में करना होगा। बच्चों का उद्धार तभी हो सकता है जब आप इंग्लिश को प्रेफरेंस देंगे, है ना। इसीलिए मॉन्टेसरी स्कूल्स उन्होंने और ज़्यादा इस्टेब्लिश किए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने लिखा है, सिंगल यूरोपियन शेल्फ वाला। उन्होंने कहा था कि जो भारत में मतलब जो उनका जितना भी इतिहास है, मतलब जितनी उनकी लिटरेचर है भारतीयों की, अरेबी और इंडिया की मिला के, मतलब हिंदी और अरेबी की मिला के जितनी लिटरेचर है, उतनी एक सिंगल यूरोपियन शेल्फ में, मतलब एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में आपने देखा होगा बहुत सारी शेल्फ होती हैं ऐसी, मतलब यहाँ पे ना किताबें रखी होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा था एक सिंगल शेल्फ, यूरोपियन शेल्फ में जितनी किताबें हैं उतनी हिंदी और अरबी की मिला के किताबें होंगी। और उन्होंने बोला था कि बिल्कुल भी लिटरेचर नहीं है उसमें, मतलब पता नहीं क्या क्या ज्ञान देते हैं, ना तो साइंस है ना टेक्नोलॉजी है। ठीक है, फिर उन्होंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट है डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। ठीक है, ये किसने दी थी? याद रखिएगा, ये मैकाले के ही टाइम पे आई थी, डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या था? अच्छा, इसको हम बोलते हैं निष्पादन सिद्धांत, है ना। अब ये था क्या? इसमें ये था कि क्या कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए उन्होंने कहा था हमें सबको नहीं पढ़ाना। ठीक है, हमें सबको नहीं पढ़ाना, हम यहाँ बैठे हैं, इस गुरु ने कुछ अपने प्रवचन दिए, मतलब थ्योरी दी, और जो आगे के बच्चे हैं हम उन्हें पढ़ा देंगे। ठीक है, जो क्रीमी लेयर है हम उन्हें पढ़ा देंगे, और वो क्रीमी लेयर अपने और स्टूडेंट्स को पढ़ा देंगे। तो ये था डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी।
थोड़ा हौच पौच हो गया, ध्यान से समझिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 लोग बैठे हैं, 100 में से मैंने छाट लिए क्रीमी लेयर कौन से ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले, उनको मैंने ज्ञान दे दिया, ठीक है। अब वो क्रीमी लेयर ज्ञान आगे वालों को देंगे, वो आगे वाले और आगे वालों को देंगे, वो और आगे वाले और आगे वालों को देंगे। तो ये क्या है, ज्ञान जो है वो छन के आ रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। अच्छा, जितना मैंने ज्ञान आगे वालों को दिया क्रीमी लेयर, क्या सेम एग्जैक्ट डिट्टो वो लोग पीछे वालों को दे पाएंगे? नहीं, है ना। तो ये इन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच क्या होता है? देखिए, इन्होंने तो कुछ नहीं किया था इंडियन एजुकेशन के लिए और हिंदी लैंग्वेज के लिए, परसी और अरबी भाषाओं के लिए कुछ नहीं किया था। जो कुछ किया भैया इन्होंने किया, ठीक है। वुड आए थे। अब क्या हुआ, ये देखिए 35 में था, अब इसको रिवाइज होना था, ठीक है। इसको मैंने बोला ना 20 साल, अब ये कब रिवाइज हुआ? 35 के बाद क्या हो गया? 45, 55 में से आना था रिवाइज होके, क्योंकि 55 तक की इसकी वैलिडिटी थी। तो 1854 में वुड को बोला गया था कि भैया ये ना रिवाइज होने के लिए आया है, आप जरा इस पे देख लो और क्या क्या आप इसमें क्या कहते हैं चेंजेस करना चाहते हो आप कर लो। तो ठीक है भैया, अब उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा, तो इसीलिए उनको कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। यही क्वेश्चन आया था कि इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कैसे कहते हैं, तो वुड डिस्पैच को कहते हैं, जो 1854 में लागू हुआ था, ठीक है। इन्होंने प्रमोशन किया इंडियन लैंग्वेजेस, जो हमारी भाषाएं हैं, जो इंडिया की जो भाषाएं हैं उनको प्रमोट करो, ठीक है। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इन्होंने पब्लिक इंस्ट्रक्शन के 5 डिपार्टमेंट खोले थे और 5 प्रोविजन में। आपको पता है ना कि ब्रिटिश ने हमारी इंडिया को प्रोविंसेस में बांट रखा था और प्रिंसी स्टेट बोले तो प्रांत में बांट रखा था ना। तो ऐसे 5 प्रांतों में उन्होंने क्या खोले? पब्लिक इंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखिए ये 3 तो इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ये तो थे ही। 2 और थे, पंजाब, साडा पंजाब और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या खोले थे? पब्लिक इंस्ट्रक्शन। और 3 विश्वविद्यालय खोले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 विश्वविद्यालय कहाँ खोले थे? बम्बई यानी आमची मुंबई, बंगाल अमी तुम्हारो भालोबाशी वाला, और मद्रास चेन्नई एल है ना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या खोले थे? 3 यूनिवर्सिटी खोले थे। आगे हम पढ़ेंगे हंटर कमीशन, है ना, यूनिवर्सिटी वाला और शेल्टर, बहुत सारे हैं वो पढ़ेंगे, ओके। आगे है हंटर कमीशन। अच्छा, हंटर कमीशन क्या था? हंटर कमीशन, देखिए सबकी ना एक एक टैगलाइन लिखी हुई है। तो हंटर कमीशन की टैगलाइन थी वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अभी तक तो हम एजुकेशन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है, व्यवहारिक एजुकेशन। तो 1882 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया था कि वो एग्जामिन करेगा, वो ये देखेगा कि क्या जो वुड डिस्पैच है, जो वुड ने जो सजेशन दिए थे वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो उन्होंने ना देखा, फिर उन्होंने बोला कि भैया जो आपकी एजुकेशन है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दो, ठीक है। जो आपकी एजुकेशन है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। मतलब इंसान अगर हाई स्कूल या इंटर कर रहा है तो उसके बाद में उसके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन, एक तो वो यूनिवर्सिटी में जा सकता है, आगे पढ़ाई कर सकता है। दूसरा ऑप्शन कमर्शियल, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सब में जाके वो अपना क्या कर सकता है, देख सकता है कि अगर उसे वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, ठीक है। तो क्या है, एक तो आप एकेडमिकली यूनिवर्सिटी में चले जाओ, पढ़ो अपनी एकेडमिक्स की तरह, ठीक है, ग्रेजुएशन लो, या फिर अगर आपको वो नहीं करना तो आप वोकेशनल कोर्सेज में आ जाओ, ठीक है। बहुत सारे, जैसे अब आप देख रहे हो कितने सारे वोकेशनल कोर्सेज, स्किल कोर्सेज इंडिया में अभियान चल रहा है ना स्किल का। तो ऐसे ही है कमर्शलाइजेशन, वोकेशनलाइजेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोर्स है आप उसमें जा सकते हो। इसके बाद चौथे नंबर पे आया था यूनिवर्सिटी कमीशन। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, ये मैंने बोला 1882 में, स्टार्टिंग से चीज़ें याद करेंगे। 1813, 1834, 1854 और अब 1882 और उसके बाद 1902, ठीक है। अब 1902 में क्या हुआ? अच्छा, इसकी टैगलाइन क्या थी? स्कूल अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सिटी। अब स्कूल में ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ? 1902 में एक नया कमीशन गठन हुआ। कहाँ? ब्रिटिश राज में। अच्छा, ब्रिटिश तो उस समय हमारे ऊपर थे ही, है ना। इस समय 1902 में रिबेलियन ऑलरेडी हो चुका था, तो क्राउन शासन आ गया था, कंपनी शासन हट गया था। तो ब्रिटिश राज में क्या हुआ कि एक नया कमीशन उन्होंने स्थापित किया। अब उन्होंने बोला जो स्कूल है उसको मान्यता मिलेगी यूनिवर्सिटी से। जैसे आपने देखा होगा ये एफिलेटेड बाय CBSE या एफिलेटेड बाय ICSE बोर्ड, है ना, या एफिलेटेड बाय UP बोर्ड, ये होती है मान्यता। तो ऐसे ही अब स्कूल्स को मान्यता कौन देगा? यूनिवर्सिटी देगा, और स्कूल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, ठीक है।
तो ये 4 थे। आगे बढ़ते हैं, आगे है सेल्डर कमीशन। सेल्डर कमीशन को कहते हैं इंटरमीडिएट कॉलेज, ठीक है। सेल्डर कमीशन 1917 में आया था। अच्छा, क्यों आया था? क्योंकि उन्हें देखना था कि फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसी ने ही बीज बोया था 10+2 में, जो अभी हमारा 10+2 चल रहा है ना, 10वीं के साथ, 10वीं के बाद आपको 2 क्लास करने हैं जिसको 12th कहते हैं। 10+2 का बीज इन्होंने ही बोया था। इस्टेब्लिश किए थे इन्होंने बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन टू कंट्रोल 10th एंड 10+2, जैसे कि CBSE एक बोर्ड है ना, वो 10th और 12th का देखता है, या यूपी बोर्ड है ना, हर एक स्टेट में एक बोर्ड है, ISC बोर्ड है और ICSE बोर्ड है। तो ये सब क्या है? ये सब बोर्ड ही तो है। तो इसकी स्थापना भी किसके द्वारा हुई थी, ऐसे याद रखिएगा, सेल्डर कमीशन ने, ठीक है। कब आया था? 1917 में। इससे पहले कब आया था? 1902 में एक आया था, ठीक है। 1902 के बाद 1917। अब इसके बाद आया हर्टॉग। हर्टॉग कमेटी कब आई थी भैया? हर्टॉग कमेटी थी 1929 में, ठीक है। ये किस लिए आई थी? कि इन्हें भैया एजुकेशन की जो पोजीशन है उसको रिव्यू करना है, कि जो भी एजुकेशन में काम हो रहा है उसको भैया सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो उन्होंने पता किया कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, अब डोमिनेंस, अपनी सत्ता रख रही है। तो उन्होंने बोला भैया इससे तो उद्धार होगा नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया, मोर डाइवर्स करिकुलम, जो यूनिवर्सिटी ने जो करिकुलम बनाया था एक, अच्छा यूनिवर्सिटी ना प्राइमरी सेकेंडरी सबका करिकुलम बना रही थी, तो उन्होंने अब क्या किया, ज़्यादा डाइवर्स करिकुलम बनाया, मतलब बहुत बढ़िया डाइवर्स, मैंने बोला था ना आपको कि हर एस्पेक्ट में चलना वो, और टीचर्स ट्रेनिंग भी इन्होंने स्टार्ट करवाई, ठीक है। तो सेल्डर और हर्टॉग, एंड में ना मैं आपको ट्रिक भी दूंगी इसकी याद करने की, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ये 7वें पे आ जाते हैं। 7वें पे है द सेप्रू कमेटी। अच्छा, ये सेप्रू कमेटी क्या थी? इसकी टैगलाइन थी डाइवर्सिफाइड वोकेशनल कोर्सेज। देखिए वोकेशनल कोर्सेज तो चल ही रहे थे, इन्होंने क्या किया, अब डाइवर्स कर दिया उसका, मतलब एक जगह संकुचित नहीं रह गए, अलग अलग टाइप के आप वोकेशनल कोर्सेज करोगे। क्यों आई थी ये? 1934 में आई थी ये देखने के लिए भैया अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, इतनी बेरोजगारी क्यों है। तो उन्होंने क्या किया, डाइवर्स सेकेंडरी कोर्सेज, जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें क्या है, डाइवर्सन मतलब वोकेशनल कोर्सेज चल रहे थे, उनको क्या कर दिया उन्होंने, डाइवर्स कर दिया। ग्रेजुएशन 3 साल की कर दी, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग मिलने लगी लोअर सेकेंडरी स्टेज में ही, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझ लो 6 से लेकर 10th तक के बीच में ही क्या मिलने लगी, वोकेशनल ट्रेनिंग मिलने लगी। इसके बाद आई द एबर्ट वुड, ये नई आई है, अब इसका सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, देखिए वुड डिस्पैच अलग था, एबर्ट वुड कमेटी अलग है। इसका सिर्फ यही था उद्देश्य, इन्होंने पॉलिटेक्निक, ये जो पॉलिटेक्निक वाले स्कूल होते हैं ना, पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस होते हैं ना, इसकी स्थापना करी थी 1935 में, बस यही याद रखिएगा, ठीक है। फिर आई थी 9th में जाकिर हुसैन कमेटी, जिसको हम कहते हैं वर्धा स्कीम, 1937 में, वही गांधी जी की है ना, बेसिक एजुकेशन के लिए। तो इसमें महात्मा गांधी ने बोला था कि भैया फ्री और कंपलसरी एजुकेशन कर दो 7 साल के लिए मदर टंग में, ठीक है। तो जो राइट ऑफ एजुकेशन में, राइट टू एजुकेशन 2009 में यही तो बोला है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो वो यहाँ से ही महात्मा गांधी ने पहले ही बोल दिया था कि जो बुनियादी शिक्षा है, तभी तो इसे बुनियादी शिक्षा कहते हैं, कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी कर दो 7 साल तक के लिए, ठीक है, और वो अपनी मदर टंग में दी जाए। और उन्होंने बोला था कि हैंडीक्राफ्ट, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ना बच्चों को हैंडीक्राफ्ट भी सिखाओ। जैसे गांधी जी ने क्या किया था, आपने देखो पढ़ा होगा, गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट किए थे, तो उन्होंने क्या करा था, चरखा चला के अपना कपड़े उपड़े बनाए थे, है ना, खादी वगैरह का। फिर उन्होंने बोला कि एम ऑफ टीचर, अच्छा टीचर का उद्देश्य पढ़ाना नहीं होना चाहिए, टीचर का उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को सेल्फ सपोर्टिंग बनाए, कि वो उनके बच्चे आत्मनिर्भर बने, ठीक है। तो ये बिल्कुल एंड में आ जाते हैं। एंड में है हमारी सार्जेंट रिपोर्ट जो आई थी 1944 में। इसको बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। क्या थी, देखिए एक सेंट्रल एडवर्टाइजरी बोर्ड था एजुकेशन का, उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार करी एजुकेशन पे आफ्टर वर्ल्ड वॉर। आपको पता है ना कि वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने क्या करा, एक रिपोर्ट तैयार करी। अब यहाँ पे ही प्री प्राइमरी एजुकेशन, जो आंगनवाड़ी वाली शिक्षा होती है ना, छोटे बच्चों के लिए भी शिक्षा उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, 3 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। फ्री बेसिक एजुकेशन कर दी प्राइमरी, कि 6 से लेकर 11 साल तक के बच्चों को जूनियर कैटेगरी में फ्री एजुकेशन मिलेगी, और 11 से लेकर 14 साल के बच्चों को सीनियर कैटेगरी में फ्री एजुकेशन मिलेगी। 10वीं के बाद आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप एकेडमिक में जा सकते हो या आप टेक्निकल ज्ञान ले सकते हो, ठीक है। एडल्ट लिटरेसी का लिक्विडाइजेशन कर देंगे 20 साल में। फिर पहली ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम आई जिसने सारे एस्पेक्ट को कवर किया। देखिए इससे पहले हम पढ़ रहे थे, कोई सेकेंडरी को कवर कर रहा था,
कोई यूनिवर्सिटी को कवर कर रहा था, कोई 10th को कवर कर रहा था, कोई 10+2 को। क्या कोई ऐसा था जिसने सारे एस्पेक्ट को कवर किया था? नहीं, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन ये एक पहली स्कीम थी जिसने प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक सारे एस्पेक्ट को क्या किया था? कवर किया था। तो ये जो रिपोर्ट थी, अच्छा ये कब तक थी? ये थी सारी हमने पढ़ ली पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब सॉरी कि इंडिपेंडेंस से पहले, हाँ तो तब पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब पहले अब हमने पढ़ ली थी लाइक प्री इंडिपेंडेंस, अब हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, 1944। अब देखिए 1947 में तो हम आज़ादी हो गए थे। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे वो हम आफ्टर इंडिपेंडेंस वाली पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अब इसे याद कैसे करेंगे? ट्रिक देखिए, पहले है मैकाले, 10 है, याद रखिएगा। मैकाले, वुड, हंटर, यूनिवर्सिटी, सेल्डर, हर्टॉग, सेप्रू, एबर्ट और वर्धा और सार्जेंट। अब कैसे याद करेंगे? देखिए ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। मैकाले वुड लेने जंगल में गया, वहां उसे एक हंटर मिला जो यूनिवर्सिटी सैडलर से पढ़ के आया था। मैकाले वुड लेने जंगल गया, वहां उसे एक हंटर मिला जो यूनिवर्सिटी सैडलर से पढ़ के इंडिया आया। अब इंडिया कैसे आया? अब उस समय वो तो था नहीं कि प्लेन से आया, तो हर्टॉग से याद रखिएगा, टांगा, वो टांगा नहीं होता है ना, हाँ, टांगे से इंडिया आया। और सप्रू से याद रखिएगा, देखिए सिरप है ना, सिरप लेने। अच्छा, सिरप की एक बहुत बड़ी दवाइयों की कंपनी है एबॉट, तो उसी से मैंने याद किया है, सिरप लेने एबॉट की। और फिर वो लेकर वर्धा चला गया और उसने संन्यास ले लिया, दैट इज सार्जेंट, मतलब संन्यास ले लिया, खत्म। कैसे याद करेंगे? मैकाले वुड लेने जंगल गया, वहाँ उसे एक हंटर मिला जो यूनिवर्सिटी सैडलर से पढ़ के हर्टॉग यानी टोंगे से इंडिया आया। ठीक है, और उसने सिरप ली एबर्ट की, एबर्ट एक कंपनी है ना, उसने सिरप ली एबर्ट की और जिसको उसने वर्धा को दिया और संन्यास ले लिया। ठीक है, खत्म। ओके, तो ये थी छोटी सी स्टोरी जो हमने याद करी थी। अच्छा, इसके सने भी याद कर लिए। देखिए कैसे याद कर लोगे? 35 हमने वैसे भी सने याद से करके, 35 के बाद देखिए 20 साल का एक्सटेंशन होना था तो एक साल पहले आ गया 54 के बाद 1882, ये 3 तो 18 की सीरीज की है, बाकी सारी 19 की है। 19 की देखिए पहले 2 के बाद 17 के बाद 29, ठीक है, 29 के बाद 34 35 लगातार, फिर 36 में कुछ नहीं हुआ, 37 और फिर 44। ठीक है, कैसे? पहले 18 की देखते हैं, 1835, 1854, 1882, फिर 2, 17, 29, 34, 35, 37, 44, कंप्लीट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैकाले वुड लेने जंगल गया, जहां उसे एक हंटर मिला जो यूनिवर्सिटी सैडलर से पढ़ा था। सैडलर यूनिवर्सिटी मत करना, यूनिवर्सिटी सैडलर याद रखना। ठीक है, यूनिवर्सिटी सैडलर से पढ़ा, जो कि इंडिया कैसे आया था? जो टांगे से इंडिया आया, सिरप लेने एबर्ट कंपनी की, वर्धा को दी और संन्यास ले लिया। ठीक है, खत्म। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट प्लीज़ करिए। और 506 ब्लॉक कंप्लीट हो गया आज। 501 का यूनिट 1 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम पढ़ेंगे यूनिट 2। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना। तब तक के लिए नमस्कार।